दोस्तों, नमस्कार। 4 PM गुजरात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा बड़ा एक सोशो पॉलिटिकल और पर्टिकुलरली सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं कि जो हमारा कानून है बेसिकली जो एक जिसको हम हिंदू सिविल कोड कहते हैं, या तो अ, हम पर मतलब वो जो माइनॉरिटी विशेष रूप से जो मुस्लिम हमारे भाई बहन है उस उन पर नहीं लगता है। वो एक तो शादी का जो उम्र का मामला है वो है। उसके बाद फिर जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें अधिकार का मामला बन जाता है। फिर जो पोलिगामी है मतलब पुरुष मुसलमान व्यक्ति जो है पुरुष जो है वो उनको छूट है एक से ज्यादा शादी करने की, 4 शादी करने तक की छूट है उनको। ये सब मुद्दों को लेकर एक आंदोलन छिड़ा हुआ है और ये आंदोलन जो कर रहे हैं वो काफी लंबे एक अरसे से कोशिश में है और वो आंदोलन अभी जो है वो एक लीगल रूप भी धारण कर चुका है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमने आज सोचा कि क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण और एक तरह से काफी संवेदनशील मुद्दा भी है, तो इस पर बात करना भी बहुत जरूरी है बड़े एक बैलेंस तरीके से। तो हमने आज सोचा, तो हमने आज आमंत्रित किया है फिरोज मिठी बॉडीवाला साहब को। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं 4 PM गुजरात पे। फिरोज भाई, आपका स्वागत है जी। अब मैं फिरोज भाई की थोड़ी पहचान आपको परिचय दे दूं। मैं फिरोज भाई से हम एक बार पहले मिल चुके हैं। वो जो था वो पूरा हमारा ईवीएम वाला डिबेट था, क्योंकि फिरोज भाई जो है वो ईवीएम के खिलाफ का जो एक आंदोलन या मुहिम जो सालों से चल रही है, उस मुहिम के वो जो फाउंडर है उनमें से एक है। तो आपको याद होगा उस दिन हमने बहुत सारी ईवीएम को लेकर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या हो सकता है, और उन्हें अपने अनुभव हमको बताए थे। एक तो उनका परिचय ये है। दूसरा परिचय जो है फिरोज भाई का ये है कि वो मुस्लिम समाज में जो जो चीजें उनको लगता है, बहुत सारे लोगों को जो लगता है मुस्लिम समाज में कि अब समय के साथ कुछ चीजें जो है उसमें बदलाव होना चाहिए और कुछ परंपराएं या कुछ रूढ़ी जो है वो बदलनी चाहिए समय के साथ। तो उस मुहिम में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनमें से एक फिरोज भाई भी हैं। काफी कुछ लिखते रहते हैं और काफी सारे कार्यक्रम भी जो है उनकी ओर से होते रहते हैं। वो मुंबई बेस्ड हैं और ये उनका एक छोटा सा परिचय मैंने दे दिया। फिरोज भाई, अगर मैं कहीं कुछ चूक रहा हूं तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं, ठीक है आपकी बात। मैं इतना ही है कि मैं पिछले 35 साल से जन आंदोलन में सक्रिय रहा हूँ। मेरे प्रेरणा जी के स्रोत तो महात्मा गांधी है, मगर मैं जी। फूले अम्बेडकर विचार, समतावादी विचार, समाजवाद हो या वामपंथी विचार हो, और अंतर्राष्ट्रीय सवालों पे भी मैं लिखता रहता हूँ, काम करता रहता हूँ, खास करके वेस्ट एशिया के पाकिस्तान के संदर्भ में। हाँ, और उस दिन क्या वो मुझे मालूम रशिया है और वो यूक्रेन उस का वॉर हो, जी, हाँ, वो उस सब जो पर उसके हमको हम पहलू है वो। जी जी उस मुद्दे पर आपके आपके अनुभव का लाभ लेना मुझे बाकी है, अभी उस पर भी आप हो जाएंगे। तो अब ये आपने मुझे जो कुछ मटेरियल भेजा था मैं उसको पढ़ रहा था, है ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। आपने एक ओपन लेटर टू सुप्रीम कोर्ट लिखा है ना। और फिर आपने जो है कुछ एक और आर्टिकल लिखा है, उसमें ये है कि भाई वाई मुस्लिम वुमेन डोंट गेट इक्वल शेयर इन इनहेरिटेंस, जो पैतृक संपत्ति होती है यस। उसमें इक्वल शेयर क्यों नहीं मिलता उनको। फिर आपका जो एक ये है कि एक मैं पढ़ रहा था, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू इट, आपने ये लिखा है कि जामा मस्जिद स्टॉप सिंगल अनएकम्पनीड वुमन इनसाइड द मॉस्क। तो मतलब जामा मस्जिद में अगर अकेली मुस्लिम महिला है तो उनको नहीं जाने दिया, उस पर भी आपने एक अपनी बात लिखी हुई है ना। और वाई मुस्लिम वुमेन मस्ट बी अलाउड टू प्रे इन मस्जिद, ये भी एक आपकी सोच है, बड़ी रिलेवेंट सोच है आज के समय के साथ। आप जो कह रहे हैं, आप सब जो आंदोलन चला रहे हैं, है ना। और फिर हाउ वुमेन एंड यूथ एंड गांधी इंस्पायर्ड ईरान प्रोटेस्ट, ये भी आपने एक लिखा हुआ है। बड़े बड़े आपके बृहद और बड़े ब्रॉड और लार्जर पर्सपेक्टिव में आप चीजों को देख रहे हैं, है ना। और हिजाब वाली बात पर भी आपकी बात जो है मैं उसको पढ़ रहा था। और स्टेटस ऑफ वुमेन इन पॉलीगमस मैरिज एंड द नीड फॉर लीगल प्रोटेक्शन, ये भी है। और मैं एक आपको भेजा हुआ पोस्टर देख रहा था जो एक रिपोर्ट है बाय भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन, जो डॉक्टर नूरजहां और जाकिया सोवन मैम जो है बहनों ने वो ये दो जो है उन्होंने लिखा हुआ है, स्टेटस ऑफ वुमेन इन पॉलीगमस मैरिज एंड नीड फॉर लीगल प्रोटेक्शन। अब जी मैं ये इन सब चीजों को इसलिए मैंने पहले कहा कि ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि ये सब ऐसे मुद्दे जिस पर एक
मुहिम जो है शुरू हुई है, और कुछ सर्वे की आप बात कर रहे थे कि सर्वे भी किया गया है, तो आप अपने हिसाब से शुरू करें, अब मैदान आपका है। आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि क्या क्या मुहिम शुरू हुई है और उसको कैसे आप आगे लेके जा रहे हैं। जी, मुहिम का तो मैं एक सैनिक हूँ, क्योंकि इसमें मुस्लिम महिला खास करके इसकी अगुवाई कर रही है। हमारा काम है उनको सपोर्ट करना, उनके साथ खड़ा होना, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम पुरुष ये रिफॉर्म मूवमेंट में खड़े नहीं हैं। पॉइंट ये था कि जो एक बेसिक मुद्दा है कि जैसे एक हिंदू कोड बिल बना 1955-56 में, बहुत मुश्किल से बना, तब भी बहुत विरोध था, मगर बाबा साहब अम्बेडकर और नेहरू जी ने मिलकर एक हिंदू कोड बिल बनाया, रिफॉर्म हुआ हिंदू समाज में। मगर वो टाइम बंटवारा का बैकग्राउंड, बहुत सारी दिक्कतें थी, तो मुसलमान उसमें छूट गया, क्योंकि हिंदू सिविल कोड में जैन, बुद्धिस्ट और सिख तो आ ही जाते हैं, और क्रिश्चियंस और पारसीज का भी एक कोड बिल है। सिर्फ मुस्लिम समाज का एक ढंग का कोड बिल नहीं बना, जिसके कारण इतना केओस कम्युनिटी के अंदर है। हर फिरके की अपना एक अलग अंडरस्टैंडिंग है एक कानून को लेकर। तो मुस्लिम औरतों का एक डिमांड रहा है कि इसको कोडिफाई करो। तो अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह के कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो सिंपल रिफॉर्म की बातें थी, जहाँ आप इंसिडेंट ट्रिपल तलाक को खत्म कर सकते थे, वो भी आपने नहीं किया। और मुझे पता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो औरतें हैं, जो खुद कॉन्जर्वेटिव है, जो हिजाब पहनती है, और दे आर पार्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, उनको भी वो जो मेल डोमिनेटेड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वहाँ वो कंफर्टेबल नहीं है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या उस किस्म के कॉन्जर्वेटिव पुरुष डोमिनेटेड मुस्लिम संगठनों से कोई रिफॉर्म आना नहीं है। मगर हुआ था क्या कि 80s में शाबानों का सवाल आया था, जहाँ एक बूढ़ी औरत ने, जब उसका तलाक हुआ था, तो उसने एलिमोनी की डिमांड की थी। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। फिर हमको पता है कि राजीव गांधी सरकार ने उसमें यू टर्न मारा था। उसी से हिंदुत्व को बहुत बड़ा एक मुद्दा मिल गया था। तो कम्युनल पॉलिटिक्स का भी शाबानो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद भी वो टाइम पे भी 5 मुसलमान होते थे, कोई शबान आजमी, जावेद अख्तर, असगर इंजीनियर जी, 4-5 मुसलमान आ जाते थे, और कोई था नहीं बोलने वाला। मगर उसके बाद हम देखते हैं कि पिछले 20-25 सालों में जो पढ़ी लिखी मुस्लिम औरतें हैं, उन्होंने एक अपना आंदोलन शुरू किया है, और वो असली में ये आंदोलन को लीड कर रही है। तो पहले तो मैं आ जाऊंगा, जब हम लोग जीते थे हाजी अली दरगाह में 2011 में, और वहां तो सब औरतें जाती है, सब मजहब की, कोई मुस्लिम हिंदू का सवाल नहीं है, सब लोग जाते हैं दरगाहों में। तो हाजी अली दरगाह जो भारत में और दुनिया में मशहूर दरगाह है, बॉम्बे का तो एक स्पॉट ही है जहाँ पूरी दुनिया आती है। एक दिन एक मौलाना तय करता है कि जो मेन मज़ार है, जहाँ हम लोग ज़ियारत करने जाती है, वो पीरों की, सूफियों की, वहाँ औरतों को वो मना किया, ऑल ओवर सडन, ओवरनाइट। तो हमारी जो दोस्त है नूरजहां, वो दौड़े भागी सब जगह, माइनॉरिटीज कमीशन, वुमेन्स कमीशन को सुन नहीं रहा था। फाइनली वो गई हाई कोर्ट में, और तभी जाके हम लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया हाजी अली सब के लिए। और उसी टाइप पे शनि शिंगणापुर का मूवमेंट शुरू हुआ था, जब हिंदू औरतें भी समान अधिकार मांग रही थी मंदिर में जाने के लिए, शनि शिंगणापुर के। तो ये दोनों मूवमेंट साथ में चली, दोनों की जीत हाईकोर्ट में हुई। और एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि कोर्ट के माध्यम से एक बड़ी जीत हुई थी। और हम लोग उसके बोलते हैं इक्वल राइट टू सेक्रेड स्पेसेस, कि जो भी सेक्रेड स्पेस है, जो भी धार्मिक स्थल है, वहाँ इक्वल अधिकार स्त्री पुरुष दोनों को वहाँ होना चाहिए, पूजा पाठ करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, या दरगाह में जाने के लिए। तो दूसरा जो एक डिमांड रहा है कि मस्जिदों में, क्योंकि दुनिया भर की मस्जिदों में, खाली ये साउथ एशिया का प्रॉब्लम है कि औरतों को मस्जिद में नहीं जाना दिया जाता है। कश्मीर में अलाउड है, दाऊदी बोरा कम्युनिटी में अलाउड है, कुछ कुछ शिया सेक्शन में भी अलाउड है, जहाँ औरतें मस्जिद में जाती है। मगर क्योंकि हमारा पूरा साउथ एशिया का इस्लाम हाईली बिहार यूपी डोमिनेटेड है, मुझे माफ करना मगर बोलना पड़ता है, तो वहाँ का जो कंजर्वेटिव क्लर्जी आता है, जो पूरे देश में वो एक बैकवर्ड किस्म की कंडीशन लेकर जा रहे हैं, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े होते हैं। तो एक दूसरा डिमांड है कि मस्जिदों में स्त्री पुरुष को दोनों को नमाज पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। और एक महिला है वीपी जोरा करके, जो केरला की ही, वो गई है केरला हाईकोर्ट में ये डिमांड करने के लिए। एक यंग लड़की है रशीदा तड़पदार, वो आसाम और बंगाल की साइड की है। वो लगातार कोशिश करी, उनकी एक छोटी टीम है, वो मस्जिदों में लगातार बात हो रही कि भाई समझो वगैरह वगैरह, कोई समझ नहीं रहा है। मैंने रशिदा के बोला है भाई केस बनाओ, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाओ, ये पुरुषवादी समाज ये सब बातें समझने नहीं वाला है, क्योंकि आपके पास एक संविधान है जो आपको इक्वल सिटीजन बोलता है। पर्सनल लॉज है, मगर पर्सनल लॉज सिर्फ पुरुषों की बात नहीं है। पर्सनल लॉज में स्त्री पुरुष दोनों आते हैं।
फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस सिर्फ आर्टिकल 25 सिर्फ माइनॉरिटी पुरुषों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। और आर्टिकल 13 और 15 जहाँ इक्वल सिटीजनशिप राइट्स की करता है कि मैं भारत की नागरिक हूँ, आई एम अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, तो वो नागरिक होने के नाते मुझे जो संविधान में जो मेरे इक्वल अधिकार है वो मुझे मिलने चाहिए। तो ये जो दूसरा केस है वो मस्जिद के प्रवेश को लेकर है और वो भी चल रहा है, और एक मूवमेंट भी उसको लेकर चल रहा है। तीसरा जो एक केस है जो नूरजा और जकिया सुमन गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये पॉलीगैमी अभी खत्म होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो स्टडी की है उसमें 85% जो महिला है वो पॉलीगैमी को नकारती है। कौन सी महिला बोलेगी, कौन सी बीवी बोलेगी कि मेरा शौहर दूसरी शादी करे? आज के जमाने में तो संभव नहीं है। तो जो ग्राउंड सिचुएशन है कि पॉलीगैमी को रोक, हाँ जी जी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या ये ठीक है कि इस्लाम में ये छूट है कि पुरुष चाहे तो एक के बाद एक बीवी के होते हुए कुल 4 शादियां कर सकता है, लेकिन ये क्या हकीकत में उतना हो रहा है क्या? मतलब ये मुझे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। छूट नहीं हो है, रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है इतना नहीं, क्या? नहीं हो तो नहीं रहा है इतना। इनफैक्ट हिंदू समाज में, जैनों में ज्यादा होता है पॉलीगैमी का, एक्चुअली वो रियलिटी है। सवाल ये है कि क्या बात कर एक्चुअली रहे हैं? औरत, हाँ एक्चुअली रियलिटी ये है लेकिन कि नहीं, यहाँ तो हिंदू 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 ये तो अगेंस्ट द लॉ है ना, वो तो मना ही है वहां पे। वहां तो नहीं आप मना है, नहीं एक्चुअली अगर आप स्टेटिस्टिक देखोगे तो आई थिंक जैनों में सबसे ज्यादा है, उसके बाद हिंदू जैनों आता में है, क्योंकि आप जैनों में भी है, जैनों में भी। फिरोज भाई ये जो कह रहे हैं थोड़ा इससे विवाद हो सकता है। हाँ मतलब दूसरी औरत को रखने का वाला जो रिवाज है वो ऑफिशियली 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 नहीं, ऑफिशियली नहीं हो रहा है, सब अनऑफिशियली हो रहा है। ओके, हाँ मतलब मगर हाँ ठीक पॉइंट है। इज जी, नहीं तो मैं मतलब हमारा मेरा बोलना सवाल है कि इसलिए था, मेरा सवाल इसलिए ना पूछा था मैंने कि भाई आपके आपके वहाँ मतलब मुसलमान में तो ये ऑफिशियली 4 शादी हो लीगली, सकती है, हाँ हाँ लीगली और जी लीगली जी, हो सकती है, और कहीं नहीं हो सकती, मैं ये कहना चाहता हूँ। नहीं ये हाँ, मेरा कहने तो का हमारा तात्पर्य। बोलना है हाँ कि यस यू आर राइट, यू आर राइट। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि एक कानून है आर्टिकल 494, बराबर ना, कि अगर एक हिंदू पुरुष एक दूसरी शादी करता है तो उसकी बीवी कोर्ट में जाके वो उससे कंप्लेंट कर सकती है और वो बंदा 7 साल जेल में जाएगा। तो हमारा बिल्कुल बोलना है कि वो सेक्शन 494 मुसलमानों पे भी लागू होना चाहिए। ओके, तो एक स्त्री वो अपना अधिकार अगर उसको लड़ना है तो वो लड़ सकती है, वो ऑप्शन अभी मुसलमान औरत के पास है नहीं। ठीक है। ठीक है दूसरी बात है कि ठीक है। कुरान जब 1500 साल पहले रिवील किया गया था तो वो एक अलग समाज था, ट्राइबल सोसाइटी थी, अरब सोसाइटी थी गल्फ की, और वो सब परंपराएं थी। उसको कर्टेल करने के लिए कुछ नियम कुरान में आए। उनका क्लियर कट बोलना था कि अगर आप दूसरी तीसरी शादी करते हो तो उनको सबको समान दो, मगर कुरान ये भी बोलता है संभव नहीं है तो आपको एक ही करनी चाहिए, यहाँ तो कुरान ने बोल दिया है। ओके, तो जब बहुत सारी होती थी उनको 4 पे लाए, अभी 4 से हम लोग बोल रहे हैं अभी 1 पर लाओ, जैसे बाकी के समाजों में भी, मतलब हिंदू धर्म में भी पॉलीगैमी अलाउड था, मगर वो हिंदू कोड हाँ बिल में मना किया गया, बराबर ना। तो बाकी के धर्मों बिल्कुल में भी जो रिफॉर्म आए हैं वैसे भी इस्लाम धर्म में भी आने चाहिए। जैसे 6 मुस्लिम कंट्रीज है दुनिया में, तुर्की वगैरह वगैरह, जहाँ एक्चुअली ये पॉलीगैमी बैंड है, ऑलरेडी बैंड है, और तुर्की तो 99% मुस्लिम सोसाइटी है। ओके, और एर्दोगान तो एक इस्लामिस्ट है, तो वहाँ ये सब बैंड है। और दूसरे कंट्रीज में भी जो जहाँ पॉलीगैमी अलाउड है वो भी कंट्रोल्ड सिस्टम होता है, भारत में कोई कंट्रोल सिस्टम है नहीं। ओके, तो हमारा तो बोल रहे कंट्रोल नो कंट्रोल की बात अलग है, मगर मुस्लिम औरतें बोल रही है कि ये पॉलीगैमी को भी खत्म करो, हम नहीं चाहते कि हमारे शौहर दूसरी शादी करे। क्योंकि हम लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो भारतीय मुस्लिम आंदोलन की तरफ से 2 महिला आई थी, तो उन्होंने बताया, एक लड़की ने बताया तो मेरे शौहर ने तो 6 शादियां की है। ओके, तो जो हाल होते हैं उस दौरान एक औरत की मानसिक परिस्थिति को, कि एक डिग्निटी का भी सवाल है, जो बच्चे पैदा होते हैं उनको भी लगता है कि मेरा फादर, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सोशो मेंटल सिचुएशन ऑल्सो। तो ये और एक मुद्दा है। जी फिर बात आती है कि ट्रिपल तलाक पे तो हम लोग जीत ही गए, एक सिंपल रिफॉर्म की बात थी, एक सिंपल रिफॉर्म की बात थी, वो भी मुस्लिम समाज खुद नहीं कर पाया। इसलिए मुस्लिम औरतें आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, क्योंकि जब समाज नहीं सुनेगा तो कहाँ जाएंगे, फिर वो खटखटा है दरवाजे जो आपके जुडिशरी के, और वहाँ जजमेंट भी फेयर आया, और जो कानून बना वो भी फेयर था। उसमें थोड़े अमेंडमेंट्स की जरूरत है, मगर हर कानून कोई परफेक्ट आता नहीं, उसमें अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। तो बेसिकली एक मुस्लिम औरत गई थी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, कहा कि ये इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये इनवैलिड है,
और उसने कहा सरकार को कि ये अभी आप कानून बनाओ, कानून बनेगा तभी फिर वो इलीगल होता है। जी जजमेंट आती है तब आप इनवैलिड आपको करोगे, मगर जब कानून बनता है और पार्लियामेंट ही बना सकता है वो कानून को, तब वो इलीगल होता है। तो जो कानून बना वो फेयर था, क्योंकि ओवैसी चिल्ला रहा था, एक देश में पूरा माहौल बन गया था कि ये कानून बन रहा है ताकि हजारों मुस्लिम मर्दों को जेल में डाले जाए, झूठे केसेस आएंगे वगैरह वगैरह। तो रियलिटी ये है कि ये कानून बनने के बाद 2.5 साल के बाद एक भी मुस्लिम पुरुष जेल में नहीं गया है। दूसरी बात कि मौलाना, मुफ्ती, काजी भी अभी डर रहे हैं ये सब बोलने में। और तीसरी बात कि अभी मुस्लिम शौहर भी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नहीं दे रहा क्योंकि वो जेल में जाएगा। जी क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं कि ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ फैमिली लॉ है, तो ऑलरेडी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, 498 ए है, सब कुछ है। जो और फेमिनिस्ट मूवमेंट का डिमांड था कि ये सब कानून लाओ ताकि पुरुषों पे कंट्रोल आए। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 498 है। पहले तो आपको पता है 498 में आप कंप्लेंट करो पुलिस स्टेशन तो पूरा परिवार को अंदर डाल देते हैं। बिल्कुल फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला 99% केसेस फेक हो रहे हैं, तो अभी 498 का तरीका है कि आप पुलिस स्टेशन जाओ, कंप्लेंट करो, पुलिस पूरी तहकीकात करती है, तहकीकात करने के बाद अगर उनको लगता है कि ये केस ठीक है तो वो कोर्ट में जाता है, फिर जुडिशरी अपना रोल प्ले करती है। तो जी नहीं तो उसका बहुत अब्यूज मिसयूज हो रहा था। मगर ये कानून जी है जो होने चाहिए, मगर उसका मिसयूज ना हो वो भी अभी सरकार देख रही है। तो इंसिडेंट ट्रिपल तलाक भी हो गया कि लोग बोलते थे कि ये जेलों में जाएंगे, तो जेलों में तो कोई गया नहीं है। क्यों नहीं गया? क्योंकि पहले ये इसमें था कि कोई भी व्यक्ति जाके बोल सकता है कि ये भाई ने तलाक दे दी अपनी बीवी को, तलाक 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 बोल दिया है, उसको जेल में डाल दो। तो वैसा तो कोई भी अपना खुन्नस निकालेगा। तो वो बीवी का परिवार जो है उसी में से कोई जाके बीवी और या उसकी फादर है, ब्रदर है, माँ है, बहन है, वो जाके पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करे, इमीडिएट ब्लड रिलेटिव, तो फिर वो क्लोज आया। तो मान लो कि जी बीवी और उसका परिवार गया पुलिस स्टेशन कि भाई इसने तो इंसिडेंट ट्रिपल तलाक दे दिया है, मुझे घर भर से निकाल दिया है। तो पुलिस बुलाएगा उस बंदे को कि भाई तुमने किया है क्या? तो अगर उसको समझ होगी तो वो डिनाई करेगा कि मैंने तो नहीं किया, ये झूठ बोल रहे हैं। तो बोला ठीक है आप दोनों घर जाओ फिर। अगर वो बोलेगा कि मुझे इस्लाम और शरीयत अधिकार देता है तो जाओ जेल में। फिर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। फिर मैजिस्ट्रेट आपको पूछेगा तो बोलना मैंने झूठ, ये तो झूठ बोल रहे हैं, मारपीट की थी मेरे साथ पुलिस ने, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, तो घर जाओ। जी अगर जी अगर जब तब भी आपको यस तब भी आपको अगर लगता है कि इस्लाम और शरीयत आपको अधिकार दे रहा है तो आपको जो सजा होती है 3 साल की आप भुगतो। अभी जब जेल का डर आया तब ये ट्रिपल तलाक बंद हो गया। इट्स सिंपल। क्योंकि बिल्कुल आप सीधा नहीं मानोगे तो ये सबके लिए लागू होता है, क्योंकि फैमिली मैटर्स जेल में जाते हैं। तो ये मुसलमानों के लिए जी कोई नई होता बात नहीं थी। ये होता है, जैसे बिल्कुल होता है। और ये हिंदू पुरुष शादी करता है तो 7 साल की सजा आती है, यहाँ तो ट्रिपल तलाक का 3 साल का सजा रखा है। कुछ मुस्लिम औरतें बोली इनको भी 7 साल की सजा दो। तो ये भी रिफॉर्म हुआ। मुस्लिम समाज तो से नहीं हुआ, मगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नहीं किया, मगर हुआ रिफॉर्म, और औरतों की मेहनत से और हुआ है। फाइनली कोर्ट से और पार्लियामेंट से हुआ है। ओके। आप कुछ जो सर्वे की बात कर रहे थे फिरोज भाई, वो क्या था? आपने कहा एक सर्वे हो रहा है कुछ, या हुआ है? बेसिकली देखिए, ये भारतीय मुस्लिम आंदोलन ने जो सर्वेस की है पॉलीगैमी पे की है, दे हैव डन अ वेरी गुड सर्वे जो मैंने आपको लिखकर भेजा है जी ऑन इवन द चाइल्ड मैरिज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। अभी ये इशू कहाँ से आ गया? क्योंकि लोग बोलेंगे हम्म इतनी मुसलमानों में तो शादियां हो नहीं रही है, ये इशू ही नहीं है। जो मुस्लिम मर्द मुझे बोलते रहते हैं, जो कॉन्जर्वेटिव माइंडसेट के, तुम लोग क्यों उठा उठा कर लाते हो? मैंने बोला भाई ये इशू मैं नहीं लाया हूँ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है। जब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक 15 साल की मुस्लिम लड़की की जो शादी हुई, उसने वो शादी को लीगल माना है। ये पंजाब हाई कोर्ट के द्वारा के माध्यम से हुआ है कि 15 साल की मुस्लिम लड़की की शादी उन्होंने माना है। ये हिंदू का भी एक केस ऐसा है, ठीक है। और गुजरात हाई कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट ने बोला है कि ये जो है वो वायलेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का जो करार है, ठीक है। जी 2006 में जाके फाइनली मैरिज एज लड़कियों की 18 हुई है। पहली बार 1925 में रिफॉर्म हुआ था जब 14 साल उम्र तय की थी भारतीय समाज के लिए। उसके बाद और एक रिफॉर्म आया तब आई थिंक 16 हुआ था, और अभी फाइनली 2006 में जाके प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में जाके ये 18 साल का हुआ है। और अभी मोदी जी सरकार ने 21 साल की भी लिमिट लाई है। और मैं तो थोड़ा सरप्राइज हूँ कि बहुत सारी मुझे मुस्लिम औरतें और हिंदू लड़कियां मिली है, और मुस्लिम लड़कियां भी मिली है, जो बोलो कि 18 छोड़ो अभी 21 करो, क्योंकि हमको पढ़ना है, ग्रेजुएट होना है, हमको अपने पैर पे खड़ा होना है, नौकरी करनी है, एंटरप्रेन्योर बनना है, उसके बाद शादी जी करेंगे। ये लड़कियों जी का डिमांड आ रहा है, और वो सभी मजहब की लड़कियों का आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ठीक है। इंटरेस्टिंग हो रहा है इंडियन इंडियन समाज में
कि लड़कियां तो बोल रही 18 छोड़, अभी तो 21 करो। ओके, तो हुआ क्या कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया कि ये जो हरियाणा हाईकोर्ट ने वो 15 साल की मुस्लिम लड़कियां का मैरिज को ओके किया है, तब उसने उसको बोला कि भाई रुको, क्योंकि अभी पॉइंट इज के मुस्लिम समाज में भी एक बड़ा तबका है जो मानता है कि ये कानून प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट हम पे लागू नहीं होता, क्योंकि इस्लाम और शरीयत की हिसाब से जब लड़की बालिग हो जाती है तो उनका मानना है कि ये 15 साल वगैरह की हो जाती है तब शादी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। रियलिटी कि इंडिया में सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज इंडिया में होती है। सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज, और खास करके जो हिंदी प्रदेश है, मध्य प्रदेश और राजस्थान वगैरह वगैरह, ये सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज और मास मैरिजेस होती है। और ठीक आपने है। देखा होगा कि गहलोत सरकार ने मतलब उनका बोलना था कि जब चाइल्ड मैरिज हो रही है तो उनको रजिस्टर करना चाहिए। तो हम लोग बोले कि अगर आपने रजिस्टर किया तो आपने मान लिया कि वो लीगल है, ये आप मत करो। ठीक है, तो वो रुका, हाँ। हम लोगों ने आंदोलन छेड़ा हाँ। था। ओके, तो अभी पॉइंट ये है कि हम लोग ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें 3 महिला थी, दो सॉरी 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 जी, समथिंग हैज हैपेंड टू माय, सॉरी, उसमें 3 महिला थी, दो मुस्लिम थी और एक हिंदू थी, क्योंकि ये थोड़ा भारतीय आप मुस्लिम। थोड़ा आप अपना जो फ्रेम सेंटर में कर दे, आपका फेस जो है, आप हाँ, कैमरे के सेंटर में आ ओके जाए। जी, ओके अभी भी अगर हो सके तो थोड़ा आप थोड़ा घुमा दें, अभी थोड़ा साइड में है आप। ओके, ठीक है, हाँ, ठीक, बेटर बेटर सर, बेटर बेटर। जी। ओके ठीक। तो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें 2 मुस्लिम महिला थी, एक और एक हिंदू महिला थी, भारती करके। और भारती का बोलना था कि उसके फादर थे एक टेक्सटाइल मिल मजदूर, मगर जब टेक्सटाइल बम्बई में बंद हुई तो बहुत बहुत हाल खराब थे उसके परिवार के। तो भाई ने जबरदस्ती मार मार के उसकी शादी 15 साल की उम्र में करवा दी, और वो 17-18 साल की उम्र में तो 2 बच्चों की मां बन गई। तो पढ़ने का, कॉलेज जाने का मौका ही नहीं मिला। 2 मुस्लिम महिला भी थी जिनका 15 साल में उम्र में शादी हो गई। एक तो खातून शेख करके है जो भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की मास लीडर है। आज वो इतना बड़ा काम कर रही है ये पूरे मुद्दे को लेकर, औरतों को, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार। वो तो अभी हिंदू औरतों के भी केसेस लड़ लेती है। तो और एक दूसरी थी नसरीन आपा, जो बेसिकली 14 साल की उम्र में शादी हुई थी और बोला कि मेरे बच्चे हो गए थे 4, मेरा शौहर गुजर गया, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, घर का सपोर्ट नहीं मिला, तो हम जैसे औरतें क्या करें। इसके रोते रोते बोली कभी 21 साल करो। और बाद में जब मिड डे में बहुत बड़ा रिपोर्ट छपा तो मेरे बहुत सारे मुस्लिम कंजर्वेटिव फ्रेंड बहुत भड़ गए थे कि ये इशू ही नहीं है, नॉन इशू है, कितने होते हैं। मैं बोला भाई, कुरान में तो है कि एक भी जगह पे अन्याय होता है तो वो अन्याय होता है। ठीक है ना, तो एक के ठीक खिलाफ है। अन्याय होता है, एक मर्डर होता है या 100 मर्डर होते हैं, 1000 मर्डर होते हैं, उसका सवाल नहीं, अन्याय अन्याय होता है। और पॉइंट है कि ये इशू हम लोग नहीं लाए, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बोला है। तो अभी तय करना होगा कि वे वी स्टैंड ऑन द इशू। हम तो क्लियर है कि 18 साल की अभी जो कानून है वो मुस्लिम समाज पे लागू होती है। ठीक है, तो ये हुआ। फिर अभी फिर केरला हाईकोर्ट में एक बुशरा अली करके औरत गई है, बहुत स्ट्रॉन्ग केस उसने केरला हाईकोर्ट में डाला है ऑन इनहेरिटेंस लॉज। तो उसका हम डिमांड है बता कि दें हाँ, मतलब दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ये जो पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी का मामला होता है, तो उसमें कुछ इस तरह से है कि मैं आप अगर मैं कहीं गलत कह रहा हूं तो मुझे आप टोक दीजिएगा। तो ये इनहेरिटेंस का मामला ये है कि जो बेटे को मिलता है ना फिरोज भाई, जी 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 बेटे जी को जो मिलता है, अगर जो पैतृक संपत्ति में जो हिस्सा मिलता है, ये उसको डबल मिलता है। बेटी को जी। जो है उससे आधा मिलता है। यही बात है ना, यही सही है ना? एक तो ये है, और उसके अलावा बहुत सारे कुछ जी। 4-5 मुद्दे में देख रहा हूं। तो ये पैतृक संपत्ति में जो हिस्सेदारी का मुद्दा है, ये बताइए इसमें क्या आप लोग कर रहे हैं, क्या हो रहा है उसमें? देखिए देखिए, बात एक्चुअली क्या है, तो ये औरत बुशरा अली गई है केरला हाईकोर्ट में कि भारतीय संविधान के हिसाब से मुझे इक्वल इनहेरिटेंस राइट चाहिए, शरीयत डिस्क्रिमिनेट करती है और मुझे अभी ये आप न्याय दीजिए। ठीक है, मगर और मैं कुरान और हिंदू इस्लाम के और हिंदू समाज में ये है, इक्वल राइट है ना? बहन का भी उतना ही इक्वल हक है राइट है, जितना और भाई मगर का है। कुछ, हाँ हाँ, मगर है कुछ उतना ही वो, है, मतलब मैंने हाँ, अगर मेरी बहन है तो उसको भी, अगर मेरे पिता की संपत्ति नहीं, है बात सही है, तो उसको भी उतना ही बराबर, हिस्सा मिलेगा। हाँ, वो अगर वो, राइट राइट राइट, हाँ। हाँ, तो जहां तक मेरी समझ है ये है जी। नहीं, और एक्चुअली इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है, जैसे मेरे खुद के जो मासा है, ठीक है, उन्होंने अपने जो दोनों बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा है, दोनों को इक्वल दे दिया है। आजकल जो पढ़े लिखे जो है समझते ना, तो दे देते हैं, मगर वो गुडविल का सवाल नहीं है ना, ये कानून बनना चाहिए। ओके, कानून। अभी लेट्स गो बैक टू इस्लाम। ओके,
जी द पॉइंट इज के ये भी रियलिटी है कि 1500 साल पहले इस्लाम पहला धर्म था जिसने औरतों को लीगल एंटिटी करके रिकग्नाइज किया, उनको लीगल अधिकार दिए, लीगल प्रॉपर्टी राइट्स दिए, मेहर दी। तो ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। ओके, पॉइंट इज के जहां आपको कुछ भी नहीं मिलता था, आपको दे दिया भाई का आधा, मगर क्या वो रुकना चाहिए था क्या? इट शुड हैव मूव्ड अहेड। मतलब जो कुरान का जो बेसिक डायरेक्शन है वो इक्वालिटी और जस्टिस का है। इस्लाम में अदल और जस्टिस पे बहुत वजन दिया जाता है। जी तो हम अपने भाइयों को समझा रहे हैं कि जो 1500 साल पहले लिखा गया वहीं आप अटके रहोगे, या उसकी दिशा आप समझोगे कि एक्चुअली कुरान क्या बोलना चाहता था। ठीक है, जी तो इंटरेस्टिंगली टूनिसिया एक मात्र मुस्लिम कंट्री है दुनिया में जहां ये रिफॉर्म हो चुका है, सरकार ने कर दिया है। वहां विरोध हुआ कॉन्जर्वेटिव इस्लामिक संगठनों का, मगर जो सेक्युलर प्रेसिडेंट है वहां के, ऐसे भी 90 साल के हैं, उनके बार बार बयान आए हैं कि अभी जो कानून बनेंगे वो स्त्री पुरुष समान कानून बनेंगे, और हम चाहते हैं कि उनको इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स मिले। कैबिनेट में बिल 2018 में पास हुआ, और आज टूनिसिया में स्त्री और पुरुष को समान इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी अधिकार है। अगर बेटे को 10 लाख मिलते तो बेटी को भी 10 लाख मिलेंगे, बेटे को एक घर दिया तो बेटी को भी वही किस्म का घर मिलेगा। ये इक्वल हो चुका है। टूनिसिया में और एक बड़ा रिफॉर्म हुआ है। अकॉर्डिंग टू द कुरान, एक मुस्लिम पुरुष एक नॉन मुस्लिम महिला के साथ शादी कर सकता है, ये मुस्लिम महिलाओं के लिए अधिकार नहीं है। टूनिसिया ने वो भी कर दिया कि अगर मुस्लिम महिला एक नॉन मुस्लिम पुरुष के साथ शादी करना चाहती है तो उसको कोई मुस्लिम बनाने की उसको जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन की बात है। ये टूनिसिया ने कर पाया, बाकी के किसी मुस्लिम कंट्री तो उसके कहीं नजदीक नहीं है। मगर जी अल अजहर यूनिवर्सिटी के एक अल हिलाली करके प्रोफेसर है, बोला कि वो जूरिस्प्रूडेंस के प्रोफेसर है, लॉ के प्रोफेसर है, एक्सपर्ट है। उसने बोला कि टूनिसिया हमसे 20 साल आगे है, मगर दिशा तो उसी दिशा में जाना है। तो उसके प्रमाण है जो रिफॉर्म की बात। मगर भारतीय मुस्लिम जो कॉन्जर्वेटिव इंटेलेक्चुअल जो तबका है ना, वो इतना बैकवर्ड है कि वक्त लग रहा है, मगर वो जितना बैकवर्ड रहना है रहने दो। आज मुस्लिम औरतें कोर्ट में जा रही है और अपनी लड़ाइयाँ जीत रही है। और परिस्थिति ऐसी है मयूर भाई कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। शाहबानो जैसी ही बात हो सकती है, क्योंकि जो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट है वो वो अफिडेविट दे रही है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कि जो शरीयत कानून है वो ठीक है, वो भारत के संविधान के हिसाब से है, इसमें कोई रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। ओके, जैसे शाहबानो के टाइम पे बीजेपी को फायदा मिला, वैसे ही ये मुद्दा है जो मोदी को 2024 में जितवा सकता है, क्योंकि मुस्लिम अपीजमेंट का मुद्दा आएगा। इतना भयंकर मुद्दा है। तो अगर ये नहीं समझे, तो ना सेक्युलर पार्टीज अगर नहीं समझी और मुस्लिम समाज नहीं समझा, तो आप तो मोदी के हाथ में बहुत बड़ा मुद्दा देने वाले हो। ये शाहबानो 2 होने वाला है। ओके, और जो ओके मुस्लिम और तो दो मूवमेंट्स है, केरला सुन्नत सोसाइटी जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, और ये एक लेडी है वीपी जोरा, वो तो बहुत ही लड़ाकू औरत है। उसने तो सीधा बोल दिया कि जो केरला सरकार की सेक्रेटेरिएट है, जो आपका मंत्रालय है, जो भी आप बोलते हो, तो वहां मैं इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे बैठने वाली हूँ, मगर मुझे समान अधिकार चाहिए। क्योंकि वो भी बाद में उसने भी एक बुशरा अली के फेवर में उसने भी जाके फाइल किया हाई कोर्ट में। तो इंटरेस्टिंगली जैसे अभी बोरा औरतें आर फाइटिंग अगेंस्ट जो फीमेल सर्कमसिशन है, ओके, उसके जी खिलाफ वो लोग लड़ रहे हैं। तो ये कहाँ से आया है? मगर बोराज भी बोलते हैं कि, क्योंकि मानना जाता है कि बोराज बहुत ही प्रोग्रेसिव और मॉडरेट बिल्कुल कम्युनिटी वो है, मगर कुछ कुछ मुद्दे पे वो भी बहुत ही चीजों को पकड़ कर रखे उन्होंने। तो खुद मेरी जो फियांसी है, शी इज पार्ट ऑफ द टीम। एक टीम है पूरी, बोरा विमेन की, वो फाइटिंग दिस बैटल। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, ये मैसेजेस डाले, वहां से उन्होंने कम्युनिटी हम्म, को एडुकेट करना शुरू किया। और आज ऐसी परिस्थिति है कि द बोरा क्लर्क इज ऑन द बैकफुट। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में अब ये इलीगल हो चुका है। अब अगर आप करोगे तो आप जेल में जाओगे। ठीक है, तो वहां से लड़कियों हम्म, को भारत लाया जाता है मेडिकल टूरिज्म के नाम पर, और यहाँ इनका खतना करवाया जाता है। ओके, तो ये जो हम्म, सब परंपराएं है, जो ट्रेडिशंस है, उसके खिलाफ रिफॉर्म मूवमेंट्स आज, क्योंकि उसकी शिकार भी ज्यादा करके मुस्लिम महिलाएं थी। ओके, हम्म, तो आज मुस्लिम हम्म। महिला लड़ रही है, और हम जैसे जो पुरुष प्रोग्रेसिव मूवमेंट के बैकग्राउंड से आते हैं, आज उनके साथ हम लोग खड़े हैं। तो ये आपने कहा एक तो एक महिला जो है वो केरला हाई कोर्ट में लड़ रही है, जी, बुशरा अली और जी।
बुशरा, हाँ जी। और एक का आपने कहा कि ये डॉक्टर क्या नाम बताया आपने उनका, डॉक्टर जो है आप कह रहे हैं ये नूरजहां, जेपी जोरा भी एक डॉक्टर है ना, नूरजहां, हाँ डॉक्टर हाँ नूरजहां और जकिया सोमन। हाँ, जकिया सुमन, ये लोग जो हैं वो भी लड़ रहे हैं। और 3 या 4 जो बड़े प्रखर मुद्दे हैं उस पर अभी आप लोगों की लड़ाई शुरू है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, मैं अगर कहीं चूक रहा हूं तो मुझे टोक दीजिएगा। एक है कि भाई देखिए, जितने भी पैतृक संपत्ति में जो अधिकार जितने ही बेटे के होते हैं उतने अब जो है लड़कियों के दे दिए जाए, क्योंकि ये मैं पढ़ रहा था अभी जो आपने भेजा हुआ था, और मैं जो एक और रिपोर्ट खोल के बैठा था कि भाई वैसे बेटे को डबल मिलती है और फिर बेटी को उससे कम मिलता, आधी मिलती है। अगर बीवी भी है ना, ये भी है कि अगर बीवी है तो उसको, अगर उसको बच्चे हैं तो उसको 1/8, मतलब एक 1/8 पार्ट मिलता है, ठीक है। और कहते हैं कि अगर वो बच्चे नहीं हैं तो फिर 1/4 हिस्सा जो है वो मिलता है। और इसके अलावा फिर बहनों की भी बात है कि अगर एक से ज्यादा बहन है तो क्या। तो ये सब चीजों पर भी रिफॉर्म की बात हो रही है। दूसरी बात हो रही है पॉलीगमी, जो मुस्लिम पुरुष एक से ज्यादा शादी कर सकता है, उस पर भी रोकने का कानून होना चाहिए, जैसे हिंदू सिविल कोड में है। और बच्चियों की जो शादी कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि हरियाणा हरियाणा कोर्ट ने या पंजाब हाई कोर्ट ने वो दे दिया कि 15 साल की जो एग्जैक्टली। बच्ची थी उसको शादी, उसको लीगल मान ली। तो वो उसके खिलाफ भी मुहिम आप लोगों की चल रही है। तो कुल मिला के हम ये कहें कि मतलब एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो कुछ चीजें आप देख रहे हैं कि भाई जो हिंदू सिविल कोड में ठीक की गई हैं, 3 तलाक का भी आपने जिक्र किया कि वहाँ उसको लागू करने से पहले बहुत हो हल्ला हो रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अगर इसको कर लिया जाए तो ना तो वो पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा, ना वो पॉलिटिकली फिर से एक मोदी साहब का वेपन बन सकता है, और अपने आप जो है एक राइट। सुधार हो सकता है, जो आप कहना चाहते हैं इनफैक्ट कि आपको मुस्लिम बहुत, समाज के लिए बेहतर साबित होगा, है ना। मैं आपको बहुत यही है कुल इंटरेस्टिंग मिला बात के। बता दूं हाँ, जी इंटरेस्टिंग बात बता दो कि क्योंकि तलाक और डिवोर्स बहुत मुश्किल है औरतों को, क्योंकि कुछ पुरुष तो देते ही नहीं, सड़ाते रहते भाई, मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको, ठीक है। वो अपनी जी जिंदगी जीता है, औरत बेचारी घूमती रहती है, मैं क्या करूं। और जुडिशरी जी जो हमारे लीगल सिस्टम है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वगैरह, वो बहुत वक्त लगता है। जी तो इस्लाम ने और एक मर्द को अगर देना है तो अभी तलाक 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 वाला तो खत्म हो गया है, मगर एक 3 महीने का हम्म, प्रोसेस है जो कुरान का हम्म, तरीका है कि दोनों परिवार साथ में बैठे और उसमें से कोई रास्ता बनाए, अगर बनता है तो बने, नहीं तो दोनों अलग हो जाए, तो हो जाए, मतलब 80% शादियां बच जाती है, ये तो नहीं तो। मगर एक एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फिर आप मेंटेनेंस, बच्चों की परवरिश वगैरह वगैरह उसे कर लीजिए, ओके। ठीक है। ये होता है अगर मर्द छोड़ना चाहता है या बीवी भी छोड़ना चाहती है, मगर अगर बीवी छोड़ना चाहती है और उसको खुला का अधिकार आपको पता है, जिसमें उसको जी मेंटेनेंस नहीं मिलता, बीवी बोलते नहीं मुझे रहना ही नहीं तुम्हारे साथ, आई वांट जी तलाक। तो शोहर बोलेगा मैं तलाक देने के लिए तैयार हूं, मगर मेंटेनेंस दूंगा, तो बीवी बोलती है ठीक है, जाओ। हम्म, हम्म। मगर पुरुष अगर सामने नहीं आता तो क्या करेंगे, वो आने आने अच्छा, के लिए मतलब तैयार वो, ही नहीं है काजी के पास। अच्छा हाँ, ठीक है। तो वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कुछ हम्म, भी करके मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तो भाग गया भाई, तुमको जो करना है करो, मैं आऊंगा नहीं ठीक है तुम्हारे काजी वगैरह के पास। तो एक ठीक है। है फस्क के निकाह, FASK, फस्क ए निकाह, हम्म, वेर जो औरत जाएगी मुफ्ती के पास, बोली कि मेरा शौहर मुझे नहीं देने के लिए तैयार है, तो मुफ्ती हम्म, बोलता है एक फंस के निकाह का तरीका है, वो भी 3 महीने का हम्म, प्रोसेस है, अगर वो आता है तो आता है मेरे पास, नहीं तो 3 महीने तक वो नहीं आया तो तुम्हारी तलाक हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छी, ओके। ये बहुत अच्छी बात है इस्लाम के अंदर, ओके। अच्छा, कि ये जो और सालों साल आप महिलाएं जो फैमिली है, को, महिलाएं इससे परिचित हैं, इस तरीके से, मुस्लिम महिलाएं। नहीं ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं, हम जैसे लोग भी ज्यादा परिचित नहीं थे, मगर मुझे अभी भी पता चला उसके बारे में, ज्यादा वकीलों को भी पता नहीं है। इसको फंस के अच्छा। निकाह कि खुला हम्म, तक पता था, मगर खुला में भी हम्म, शौहर को आमने सामने बैठना पड़ता है मुफ्ती के, ठीक है। जी फर्स्ट के निकाह में होता है क्या कि आपका शौहर भाग गया है, पटना वटना लखनऊ वखनऊ भाग गया है, तो आप क्या ढूंढेंगे उसको, हम्म, तो औरत हम्म, और वो जाके कुछ कर लेगा उधर, ओके। हम्म, तो औरत के हाथ में ये एक हथियार दिया इस्लाम ने फर्स्ट के निकाह के नाम से, कि हम्म। यूनिलैटरल डिवोर्स, जहाँ शौहर आपके सामने भी नहीं है, आपका डिवोर्स हो जाएगा, 3 महीने का टाइम, ओके। ये 7 साल 8 साल कोई ठहरने की जरूरत नहीं है, ओके। चलिए, ये भी तो ये बहुत अगर ही, हमारी मुस्लिम मुस्लिम बहनें अगर हमारा कार्यक्रम देख रही है तो ये इनके लिए एक, अगर वो पीड़ित है, प्रताड़ित है अपने पति से, तो फिर यस इनके लिए यस, ये एक है जो तरीका फिरोज भाई ने बताया कि कुरान में ही लिखा हुआ है। तो आप अगर इस स्थिति से जूझ रही हैं तो फिर आपके लिए ये भी एक, आपको अरे ये कुरान का तरीका पता नहीं, हेल्प कर शरीयत सकता है। में तो है, शरीयत
जो लीगल अच्छा, इस्लामिक शरीयत में है, सिस्टम है, ये शरीयत में लिखा है, शरीयत हाँ, शरीयत तो जी शरीयत जी में जी जी, तो भाई जी माफ जी कीजिएगा, हम ये शरीयत पे लिखा हुआ है, लेकिन उसी से तो चलता है ना, वो जो आपका वो जो पूरा हाँ हाँ जी जी काम जी काज जी चलता है उसी से। राइट राइट तो ये है दोस्तों, अब आज इस हमको लगा कि इस बात को करना जरूरी है कि भाई अब प्रोग्रेसिवनेस जो है वो मतलब ये कहा जाता है ना, देखिए दुख की बात है कि हालांकि बहुत सारी जैसे फिरोज भाई कह रहे थे कि जब ये इस्लाम जब अब मोहम्मद साहब ने जब इसको कहा और ये जब अपने आप एक रिलीजन के तौर पे जब प्रस्तुत हुआ, तो उस समय का सबसे बड़ा प्रोग्रेसिव एक रिलीजन माना जाता था। अब वो इतना प्रोग्रेसिव जब खुद पैदा होते ही इतना प्रोग्रेसिव रिलीजन था, तो फिर वो उसके बारे में इतनी पिछड़ा होने की सोच क्यों बनी हुई है? तो इसका कारण भी ये है कि प्रोग्रेसिवनेस को आज वो अपनाना बहुत जरूरी होता है। तो इसी सोच को लेकर फिरोज भाई और उनके जितने भी साथीदार हैं, जैसे ये डॉक्टर साहिबा हैं या और भी जकिया जी हैं, और जो जो महिला संघर्ष कर रही हैं, उसमें मयूर एक तो मयूर हम भाई, इसमें और एक बात बता दूं कि ये जी भी डिनाई बताइए। किया जाता है कि चलो कहाँ बच्चियों की शादी हो रही है की दुखी वगैरह वगैरह, वो वाली बात आती है, मगर है जी, उसका मसला है। दूसरा ये उसका हलाला मसला वाला प्रॉब्लम भी है कि हलाला का है। किधर होता है बताइए, ठीक है। तो अभी ये जो हम्म, बहन हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुस्लिम महिला आंदोलन की, वो अभी बनारस हम्म, में थी, तो उसने मुझे एक हम्म, लेटर बताया कि एक हम्म, मुफ्ती ने हलाला का एक ऑर्डर दिया है। वो हम्म, मैं आपको भी भेज सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी हलाला ठीक है। में आपके श्रोताओं के लिए वापस बता दूं कि मान जी, लो कि एक व्यक्ति ने दारू पी के भी तलाक 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 बोल दिया या जो भी, मगर हो गया तलाक, ओके। जी, तो अभी तो वो तो बंद हो गया, मगर मान लो कि तलाक हो गया 3 महीने के बाद भी जो प्रोसेस है, मगर उसके जी, बाद मियाँ बीवी को साथ में आना है कि नहीं वो गलती हो गई, लेट्स गेट बैक टुगेदर, वापस शादी कर लेते हैं। ठीक तो है। जो एक कॉन्जर्वेटिव अंडरस्टैंडिंग इस्लाम का कि अगर वो दोनों को साथ में आना है तो फिर एक हलाला सेरेमनी करनी होगी। अभी हलाला है क्या? देखो, हलाल फूड अलग है और हलाल हुँ, अलग है, ठीक है। जी, तो हलाला हलाला का मतलब ये है कि वो जो औरत का डिवोर्स हुआ, तलाक हुआ, उसको और किसी के साथ शादी करनी होगी, उसका निकाह करना होगा, उसके साथ उसको सुहागरात वगैरह मनानी होगी। फिर वो उसको 1 हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद जो भी उनकी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, वो उसको बाद में तलाक दे और बाद में वो वापस अपने पहले शौहर के पास आके वापस निकाह करे। ये इतनी रिडिकुलस किस्म की पूरी क्या बात! ये अच्छा, पूरा, हाँ, जो निकाह अरे! पिक्चर में आई थिंक वो आया था वो टाइम पे, आपके अपने टाइम पे, ओके। जी, सो द जी, पॉइंट इज कि हमारा बोलना है कि ये सब बंद करो, ठीक है। और इसका फायदा ये काजी और मुफ्ती वगैरह उठाते हैं, क्योंकि मुझे तो पता है कि पाकिस्तान में तो ये हलाला कोर्ट्स, हलाला सेंटर है। क्योंकि मान लो कि वो औरत ने बाद में और किसी के साथ शादी कर ली है हलाला के अंडरस्टैंडिंग में, तो वो आदमी उसको छोड़ेगा कि नहीं, वो भी बहुत बड़ा मसला होता है। वो भी तो मसला हो तो फिर जाता है एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट फिर। बनता है जो जो उसका मसला हो जाता है, वो छोड़ता ही नहीं, उसका मिसयूज अब्यूज करता है। तो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बनती है कि भाई तुम हलाला करो मेरी बीवी के साथ, मगर ये 2.5 लाख रुपए का तुम ले लेना पैसा, और मुझे वो मेरी बीवी को बाद में लौटा देना, ओके। मगर आप ये सोचो कि वैसे गलती शौहर ये की है। मुझे ये समझ में नहीं आता, मतलब मैं तो माफ़ कीजिएगा, मैं बड़ा इस मामले में बड़ा अज्ञानी हूँ। हाँ ये जी। कैसे ये हो, मतलब इसका क्या औचित्य क्या है? उसका इसका क्या तात्पर्य है और कि लॉजिक ये लॉजिक लॉजिक ये लॉजिक है क्या है कि इसका? इनका बोलना है था कि पहले बहुत सारी तलाक तलाक बोल के औरतों को छोड़ देते थे, तो उनको सबक सिखाने के लिए फिर बोलेंगे कि अभी तुमको अगर तुम्हारी बीवी के साथ वापस शादी करनी तो पहले उसको और किसी के साथ निकाह करना होगा, मैरिज को कंसुमेट करना होगा, उसके साथ सुहागरात मनानी होगी, फिर वो तुम्हारे पास आएगी। अरे गलती मर्द अच्छा, की है, हाँ, गलती हाँ, मर्द मतलब की है इसलिए और सजा औरत को हाँ, मिलती है। क्योंकि मुझे हाँ, याद है हाँ, जब ये सब डिबेट चल रहे थे, तो मैं एक टीवी स्टूडियो में था, तो एक औरत मुझे मिली थी, मुस्लिम औरत, एकदम बुरखा हिजाब निकाब वगैरह वगैरह। उसने बोला, फिरोज भाई मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ मेरे हस्बैंड के पास, मगर वो बोल रहे कि तुम हलाला करके आओ, और मुझे हलाला करना नहीं है, मैं 4 बच्चों की माँ हूँ, ठीक है। तो आप सोचो कि एक 4 बच्चे की माँ का डिग्निटी और रिस्पेक्ट का सवाल है। आप बोलोगे सवाल कि भाई तुम 15 दिन के लिए हाथ और किसी के साथ कोई मौलाना फौलाना के साथ जाके सो जाओ, निकाह करो, वो तुमको डिवोर्स करेगा, फिर तुम आओ, तो वो मानसिक परिस्थिति क्या होगी औरत की, ठीक है। अरे बहुत तो हमारा बहुत बोलना है कि हलाला के जो भी है मामले, वो भी बैन हो इस कंट्री में, और सुप्रीम कोर्ट को ये सब चीजों को अभी खत्म करना होगा, क्योंकि इस देश की मुस्लिम औरतें जाग रही है। ये पुरुषवादी परिस्थिति अभी परंपरा नहीं चलेगी, क्योंकि अगर वो नहीं सुधरे तो ना सुधरे, मगर ट्रिपल तलाक कानून भी आ गया, हाजी दरगाह में भी हमारा प्रवेश हो गया, क्योंकि इस देश को संविधान चलाता है,
और संविधान में सभी नागरिक समान हैं, और ये हमारा जो संविधान है एक प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट है। दुनिया का एक सबसे एडवांस आखिरी मैं मानता हूँ कि संविधान है जो हमारा है। एक आखिरी जी। सवाल पूछता हूँ, फिर हम लोग जो है कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। ये जैसे कोर्ट में तो आपने कुछ कहा कि हो रहा है, तो क्या इन सब मुद्दों को लेकर कोई कलेक्टिव एक पीआईएल या रीट कुछ आप लोग करने जा रहे हैं, कि ये फिर आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद सुओ मोटो ले, या मतलब क्या कि एक्चुअली आगे सुओ द वे मोटो तो अहेड? सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो तो कुछ भी नहीं ले रहा है। हाँ, तो खाली आप इतना है लोग कि कैसे चाइल्ड इसको फिर मैरिज के परस्यू कर मैटर रहे में हैं? नहीं, एक एक केसेस कैसे? आ जा रहे हैं ना। अच्छा। पॉलीगैमी का केस गया, जो भी जी। स्त्री उससे जूझ रही है, पॉलीगैमी गया, इनहेरिटेंस का गया, चाइल्ड मैरिज का गया, मस्जिद का प्रवेश का लेकिन गया, तो एक हाँ जी, एक वो मैं केसेस समझ रहा जा हूँ। रहे हैं। और हाँ, नहीं, वो हाँ। समझ रहा हूँ, लेकिन उसकी मतलब वो फिर एक व्यक्ति जो अपने लिए न्याय मांग रहा है उसी के सीमित रह जाएगा, या फिर वो उसकी एक व्यापक असर नहीं होगी? नहीं, वो उसी ये समझना चाहता नहीं नहीं उसी नहीं नहीं, उसका व्यापक असर होगा। एक एक जजमेंट का हूँ। व्यापक ठीक। असर होता है। एक बार वो ठीक है। जजमेंट आ गया तो उसके बाद हम्म। हमारी लड़ाई है कि अभी इसको कानून बनाओ। इससे ट्रिपल तलाक ठीक। का एक ही औरत गई थी, तो हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इनवैलिड है। तो फिर हमारी लड़ाई हम्म। हुई कि भाई उसका कानून बने। ठीक कानून है। बनेगा तब उसका फिर अमल करने के लिए अलग संघर्ष करना पड़ता है। कानून बन जाते हैं मगर उसको अमल करने के लिए फिर अलग संघर्ष होते हैं। तो ठीक। सोशल मूवमेंट से उसका एक लॉ, जुडिशरी और पार्लियामेंट पे एक हमला उसका असर होता है। और बाद में वो जब कानून बनते हैं और जजमेंट्स आते हैं फिर उसका एक असर समाज पे होता है, जिसपे फिर हम लोग जी। को और काम करना होता जी। जी। चलिए फिरोज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत कुछ अच्छे, जो बहुत जरूरी मुद्दे हैं और प्रोग्रेसिव सोच है। हम आशा करते हैं कि इस मुद्दे को जो लोग हमारे दर्शक सुनेंगे या सुन रहे हैं, वो उसको जरा है बहुत एक खुले दिल से सोचे, खुले दिमाग से सोचे उस चीज को। और अगर वो इस तरह से सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी जो बात है, या आप लोगों की जो एक मुहिम है, या आपकी जो लड़ाई है, वो उन तक उस भावना को वो समझ पाएंगे, वो बिल्कुल स्वीकार भी है। कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिरोज भाई, आप आए, जुड़े और वक्त निकाला। मुझे पता है आज पूरा दिन आपका बहुत काफी बिजी चल रहा है, पर थैंक यू वेरी मच। तो थैंक ये क्योंकि गांधी आपकी जी की पुण्यतिथि आ रही है, 26 जनवरी भी आ रहा है, तो बहुत सारे कार्यक्रम है। मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, हमारी जी जी पद यात्रा है, क्योंकि जी हमारा जी जो नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान है। तो हरियाणा पलवल टू हम लोग जंतर मंतर राजघाट चलेंगे। और जो जी। किसानों का आंदोलन 26 जनवरी को शुरू हो रहा है, ट्रैक्टर रैली है, तो हम लोग उसके भी पार्ट पलवल वगैरह में रहेंगे। तो बहुत सारा चलिए कुछ हो रहा है, ये भी अपना ही काम है, तो कर रहे बिल्कुल हैं बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस तो यही है, बस एक अच्छे काम के लिए अगर संघर्ष करना पड़े तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात होती है। जैसे फिरोज भाई अभी कर रहे हैं, हम भी हमारी तरफ से कोशिश जितनी होती है उतनी कर रहे हैं। तो आज ये बात जो है कैसी लगी है आपको, ये बिल्कुल आप कमेंट में हमको बताइएगा। और साथ साथ में मैं हमेशा कहता हूँ, उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए भाई, वो बेल वाला आइकॉन दबा दीजिए। और दूसरों को भी कहिए कि दबा दें, और शेयर इसको जितना हो सके उतना जरूर कीजिए। ये हम लोग जो बातें करते हैं वो आपके काम की और आपके काम के लिए की होती है, तो उसको आप करें। और ये जो ये देख रहे हैं ना, ये जो दस्तक है, ये भी एक हमारा ही है, जो एक छोटा सा शाहकार हमने शुरू किया है। और इसको भी जो है, मैं मुझे उम्मीद है कि हमारे जो टेक्निकल टीम है उन्होंने इसकी लिंक भी शायद उस पर डाली होगी इस कार्यक्रम के नीचे। तो उसको भी जरूर आप कीजिए। वो एक तरह का नॉलेज प्लेटफॉर्म की तरह डेवलप कर रहे हैं, तो वहां भी आप बिल्कुल आ सकते हैं, और हम जो बात कर रहे हैं उसको उसमें शरीक हो सकते हैं। तो आज अभी के लिए बस इतना ही है, फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और सबकी स्वास्थ्य के लिए खूब खूब प्रार्थना करते हुए मैं अब आज्ञा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।